गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, चलो। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? आय थिंक सगळे पटेल कंपनी गायब आहे ना, म्हणून ते तेवढे लेस झाले. राइट, तो थे 10 पार्टिसिपेंट्स. ऑलराइट, कल हमने क्या पढ़ा था? देन देयर इज द काइंड ऑफ वर्क यू डू. फॉर मेनी पीपल व्हाट दे डू इज अ मेजर ऑफ देयर सेल्फ वर्थ, देयर स्टेटस, देयर सेंस ऑफ कैपेसिटी एंड अकम्प्लिशमेंट. तो ये हमने देखा था कि हमको लगता है जिस टाइप का काम हम कर रहे हैं उससे हम हमारी कीमत तय होती है. So, for others, it affects their sense of meaning of life. Do I like what I do? Does it reflect something special about me? Do I feel creative in it? Does it serve other people? तो ये मैंने जो सवाल है ये आप लोगों को बोला था कि थोड़ा इसके बारे में सोचना कि आपको खुद को ये सवालों के अंदर से क्या जवाब निकलते हैं. राइट? Thus, it is common for you to have conscious or unconscious standards about work you do. तो ये हमेशा ही कॉन्शियस चॉइस होता है या कॉन्शियसली ये सब प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है. अनकॉन्शियसली भी हम सोचते हैं कि मैं तो क्या यार एक सिंपल जॉब कर रहा हूँ या बहुत सालों से इसी नौकरी में हूँ या मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है एंड आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव एट माय वर्क एंड आई एम वेरी मीडियोकर. तो अपना स्टैंडर्ड अनकॉन्शियसली भी द काइंड ऑफ जॉब वी डू इससे हम लोग अपना स्टैंडर्ड तय करते हैं. Even the question of whether you consider it a job, a career, a profession, or a calling reflects your investment in your work and often your standards of yourself. और किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट जब हम बोलते हैं तो तब सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजों का, हमारा माइंड, हमारा फोकस, हम सब चीजें लगा देते हैं. तो जो चीज करने को पसंद है उसमें हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे. राइट? और फिर उसके हिसाब से हमको लगेगा, हमको जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं वो हमको मिलता है और उससे हमें लगता है कि हमारी जिंदगी को कुछ मतलब है कि अगर मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ को कोई मीनिंग है, ऐसा हमें लगता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट वेन एवर यू क्रिएट अ स्टैंडर्ड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ. ये पैराग्राफ मैंने कल पढ़ा था लेकिन बोला था कि आज दोबारा पढ़ेंगे. It is important to remember that whenever you create a standard, you are comparing yourself, maybe not to others, but to an ideal. हम सबका एक आइडियल होता है कि ये लेवल तक कोई पहुंच जाए ना तो कुछ किया जिंदगी में, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ हमारा, या तो पैसे के हिसाब से, या तो पोस्ट के हिसाब से, या तो सोशल स्टेटस के हिसाब से. लाइक इफ दिस हैपेंस देन आई हैव मेड इट, इफ दैट डजंट हैपन देन आई हैव स्टिल नॉट मेड इट, वगैरह वगैरह. या हाय श्वेता, गुड टू सी यू. या तो ये होना चाहिए स्टैंडर्ड. तो क्या लगता है कंपैरिजन जहाँ पे आता है तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए या नहीं चाहिए? वही बात हो रही है कि तुम यूनिक हो ना, हर एक बंदा यूनिक है और तुम्हारा खुद की एक कीमत, तुम्हारे काम से तुम्हारी कीमत अगर तुम करोगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई स्टेटस तुम्हें डिफाइन करे, कोई जॉब तुम्हें डिफाइन करे, कोई पेमेंट तुम्हें डिफाइन करे, तुम्हारी जिंदगी को मतलब दे, इज इट राइट और नॉट? दैट इज द क्वेश्चन. Okay. What you are sharing with us, na, I'm reading currently a book which is based on a Japanese philosophy of working culture, Ikigai. Ikigai, Yeah. So I the have. same views are in that process also. I mean, Yeah, in that book also, it all tells us about, yeah. I mean, more than achieving the result, you just enjoy the flow, the The process. the process. We Yeah. are always aimed at a destination. So when you talk about standards, so the standard you will set the bar at somewhere.
that if this is what I achieved, then I have done something in life. But can any bar define life? And is it universal? Because it is not universal. Everyone will have a different comparative expression to it, The right? corporate world revolves around these things, you know. Bilkul. And that is why there is race. You are all rat race, जिसको हम कहते हैं. And that is why there are dissatisfaction, and that is why there is competition. And so who is enjoying the job? Even a CEO of any company, you ask him, are you really loving what you're doing? Mhm. If, see, how do we know whether they're, again, today morning, what we shared on WhatsApp, how do you know whether you're enjoying your job or not? Okay, or whether, you are not in the race, you're not in competition, and what you're doing, you're loving it, is when you are not stressed out, when you are absolutely relaxed in whatever that you're doing. Show me in your corporate world how many people are relaxed. There are Nobody all, is nobody is relaxed. relaxed. There are People all, enjoy making other people more stressed, you know. yes. So it's giving and receiving stress, both of it. And Yes. there are always targets to achieve, and it's a never ending race. हाँ, खुद का Yeah. स्ट्रेस कम करने के लिए दूसरों को दूसरों स्ट्रेस को दे दो, so that लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरों को स्ट्रेस देख के खुद का स्ट्रेस कम नहीं होता है, बिकॉज तुम पे तुम्हारे साथ कोई और वही कर रहा हाँ, तो वो पास ऑन हो रहा है ना. है. लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली. Yes. Yeah. So this is the kind, so it is important to remember that whenever you create a standard, you are comparing yourself, maybe not to others, but to an ideal, and that means self judgment is active. Okay, the kind of work you do is the subject of self attack. When you believe it is unworthy of you, when you don't like it, even if it is respectable or desirable. मैं सो एंड सो कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, मैं सो एंड सो कंपनी में ये पोजीशन पे हूँ, बहुत रिस्पेक्टेबल है तुम्हारा पोजीशन, बहुत डिजायरेबल भी है, तुम्हें वो चाहिए भी था, बट इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, and you are not good at it or anticipate your own failure, maybe you have reached that post. और हमारे यहाँ तो we have reservations through which people reach post and not through credit. Yeah, are you then, you think that person is happy? उसको अपना काम नहीं आता, तुमको लगता है वो अंदर से खुश रहेगा? जिसको अपना काम नहीं आता वो हमेशा डरा हुआ रहता है. किसी को समझ गया कि मुझे मेरा काम नहीं आता, तो गए काम से. Yeah, especially government jobs, municipal jobs, it's crazy. When you are not good at it or anticipate your own failure, or when it seems too easy or too good to be true, या तो तुम उस काम में बुरे हो, तुम आज नहीं तो कल आई विल बी एक्सपोज, ये फीलिंग तुम्हारे पास होती है, या तो तुम्हें ये महसूस होता है अरे इतने आसानी से ये पोस्ट मिल गया है, इतने आसानी से मैं यहाँ पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ. You don't deserve it, unworthiness, then you feel you don't deserve it. Even if you are satisfied with the kind, so ये कल यहाँ तक पढ़ा था, even if you are satisfied with the kind of work you do, the judge can torture you by laying down impossible standards of success. तुम शानदार पेंटिंग्स बनाते होगे, लेकिन तुम्हारी एक भी पेंटिंग बिकी नहीं है, या पूरे साल में सिर्फ 2 पेंटिंग बिकी है, तुम फेलियर हो. तुम बहुत अच्छे शिक्षक रहोगे, लेकिन तुम म्युनिसिपल स्कूल में जॉब कर रहे हो, तो तुम फेलियर हो, या प्राइवेट स्कूल में सिखा रहे हो, तो तुम फेलियर हो. कोई भी फील्ड ले लो, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस कि सक्सेस की जो परिभाषा है, सक्सेस के जो स्टैंडर्ड्स है, सोशल स्टैंडर्ड्स, पर्सनल स्टैंडर्ड्स, हमारे कलीग्स के एस्टैब्लिश किए हुए स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स किसको किसको कहाँ कहाँ तुम मीट करोगे. Yeah, most people are not even aware of what brings them true satisfaction, so they rely on standards set forth by the judge. फिर अंदर की आवाज बोलती है अभी और बस 2 साल, वो आगे का पोस्ट वाली जो है वो रिटायर होगी, फिर तुमको वो पोस्ट मिल जाएगी. ऐसे करके ढकल के 5 साल 2 साल 5 साल 2 साल, ये धक्का मारते रहता है कौन? जज. और वो पोस्ट पे पहुंचने के बाद
रिटायरमेंट लेने के बाद उसको पूछो कि लास्ट 30 इयर्स 35 इयर्स जो भी हुआ होगा, हाउ मच डिड यू एंजॉय योर जॉब, या सो देन वी विल नो द आंसर। तो वो जज इस तरह से हमें धक्के देता रहता है। To make matters worse, the judge can always change the standard and thus find some foothold for dissatisfaction and attack. और कभी कभी तो ये अंदर का हमारा जज है ना, अगर हम बोल दे कि नहीं नहीं ये करने में मुझे बहुत मजा आता है और सब, तो वो कुछ और ढूंढ लेगा तोल मोल करने के लिए और अतृप्तता महसूस करवाने के लिए। अगर तुम तृप्त हो गए तो जज का कोई काम नहीं बचेगा। डिसकंटेंट, पतंजलि ने संतोष दे तो दिया यम, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है ये, राइट। सो ये जो सेटिस्फैक्शन है वो अगर तुम्हें फील होने लगे तो वो डिससेटिस्फाई फील होने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा ढूंढ लेगा, और कहाँ से ढूंढेगा और कौन से कहाँ से अटैक होगा पता भी नहीं चलेगा। टू टॉप इट ऑल ऑफ, many people's judge set much higher success standards for themselves than for others, and then the situation warrants, indicating the lack of reality in their self evaluation. अच्छा, मैं सुचित्रा से इतनी ही अपेक्षा करूंगी, लेकिन खुद से कहीं ज्यादा अपेक्षा करूंगी। तो ये जो मेरा अंदर का जज है दूसरों से उतना अपेक्षा नहीं करेगा, लेकिन खुद की अपेक्षा का बार इतना ऊंचा कर देगा कि ध्यान में आता है कि खुद का ही इवैल्यूएशन गलत हो गया, खुद का ही तोलमोल जो है ये गलत हो गया। So you see how self-judgment makes success a goal almost impossible to reach. How do you measure your success? क्लास चालू आहे, मी करते तुला फ्री झाली. So how do you measure your success? Is it a matter of getting through the day, bringing home the paycheck, or is it more about getting beyond your anxiety and terror at failure in order to feel accomplished at what you do? Is it about the results of your work, the service you provide, or the event or object you produce? How rare is it for all three of these to coincide? When you feel that you do not succeed, what does that say about you? देखो कैसे हम सक्सेसफुल है, ये इसकी गिनती, इसका तोलमोल कैसे हो गया होगा. ओके, इज इट अ मॅटर ऑफ गेटिंग थ्रू द डे, ब्रिंगिंग होम. तो आज का दिन आपण मराठीमध्ये पाट्या टाकणं म्हणतो. ऑलराईट, जेव्हा तुम्ही बस जस्ट जाता, सही करता, काहीतरी दिवस घालवता आणि परत येता, राईट. सो इट्स जस्ट दॅट यू आर जस्ट मेकिंग द डे गो ऑन and you bring the salary at the end of the month? Or is it about getting beyond your anxiety and terror at failure in order to feel accomplished of what you do? So अगर मैं रोज कुछ तो भी करती हूँ और at the end of the month उसका पैसा मुझे मिलता है, या तो क्या वो मुझे मैं सक्सेसफुल हूँ ये दर्शाता है, कि रोज मैं जाती हूँ, रोज मन में डर होता है कि कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि मैं फेलियर हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है, जितनी कुछ किया कहने के लिए जो क्षमता चाहिए वो क्षमता मेरे में नहीं है. क्या ये डिफाइन करेगा कि हम कितना सक्सेसफुल है? या तो हमने जो काम किया उसका नतीजा डिफाइन करेगा कि हम सक्सेसफुल है, या तो हम लोगों की सेवा या जो सर्विस हम दे रहे हैं. You can charge for your service. It's not about money, but the service that you are giving, does that give you satisfaction that yes, I'm doing something, I'm working for an NGO maybe, and I'm earning a good paycheck, but I am also doing something that the world needs. तो क्या वो तुम्हारा satisfaction या success define करेगा? और हाउ रेयर इज इट फॉर ऑल थ्री ऑफ दीज टू कोइंसाइड? या ये तीनों चीज होनी चाहिए, पैसे भी मिलने चाहिए, पोजीशन भी होनी चाहिए, जो कर रही हूँ समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ ये भी होना चाहिए, और काम में भी मैं अच्छी होनी चाहिए. ये तीनों चीजें एक साथ कितने जनों की होती है? When you feel you do not succeed, what does that say about you? और अगर मुझे ऐसे लगता है
कि नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, तो ये मेरे बारे में क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। योर जज विल टेल यू मेनी थिंग्स। तो अंदर का जज है ना, ये बहुत कुछ कुछ बोलेगा। देखो क्या क्या बोलेगा। दिस शोज यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो ऐसा समझते हो, तो तुम्हारे में सक्सेसफुल होने के लिए जो हमारे अंदर होना चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। यू कांट रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम खुद को संभाल नहीं सकते, सच में तुम खुद को संभाल नहीं सकते। नाउ वी सी द रिजल्ट ऑफ यू गोफिंग ऑफ ऑल दोज इयर्स इन स्कूल। जब स्कूल कॉलेज में गए कभी पढ़ाई नहीं किया ना, जो टाइम पास किया ना, और अब देखो कहाँ पे हो। नो वन विल एवर बी प्राउड ऑफ यू नाउ। अगर इतना तुम अनसक्सेसफुल हो कि तुम्हारे बारे में गर्व किसे भी नहीं होने वाला है, किसे भी तुम्हारे तुम्हारे पे नाज नहीं होने वाला। यू शुड बी अशेम टू शो योर फेस। अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, कहीं जाके मुंह छुपा लो। डैड ऑलवेज सेड यू वुड नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। तुम्हारे पिताजी पहले से कहते आए हैं, जिंदगी में तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली दिस लास्ट सेंटेंस फॉर्म्स मेनी मेनी लाइव्स। बहुत जनों की जिंदगियां बिगड़ी है, माता या पिता जिनपे बच्चे का सबसे ज्यादा, स्पेशली बेटों का, पिता का शब्द अंतिम होता है। ओके, मेरे खुद के बच्चों का अगर मैं सोचूं, तो आई वॉज मोर ऑफ अ मोर पेरेंट देन माई हस्बैंड, बिकॉज वो वीकेंड हस्बैंड थे। वो कभी कभार मतलब वीकेंड्स को आया करते थे, तो बच्चों के सारे डिसीजंस मुझे लेने होते थे और मैंने ही उनका। मैं कितना भी कुछ बोलूं, डांट दूं, गलती से बोल दूं, कुछ भी हो जाए मेरे से, चिल्ड्रन ना रोके, मम्मी ने बोला इसको क्या ध्यान देना। वही बात पिताजी ने एक सेंटेंस अगर बोल दिया तो खत्म। द चिल्ड्रन आर इन कंप्लीट डिस्ट्रेस। हाँ, बिकॉज पिता की कही गई, आई यूज टू, मैं हमेशा उनको कहती थी अमें को कि आप प्लीज जो भी बोलो बहुत सोच के बोलना, बिकॉज मेरे शब्दों को उतना वेटेज नहीं है जितना आपके हैं, और वो जो तुम बोलोगे वो डायरेक्टली उनके दिल पे जाता है। हाँ, मैं तो, मेरे पास समय है, तो अगर मैंने आज दुख दे भी दिया तो कल मैं उनको मना भी लेती हूँ। आई गॉट दैट टाइम, राइट, आई कैन, एंड आई एम दे आर लाइक घर की मुर्गी। कल का परसों ममता बोली ना, घर की मुर्गी, या मम्मी तो अपनी है, बोलती है चलता है, वो दे टेक इट, दे आर ओके विथ इट, राइट। सो दिस इज व्हाट दैट, ये जो डैड ऑलवेज सेड यू वुड नेवर अमाउंट टू एनीथिंग, तो ये जो सेंटेंस है ये बहुत घातक सेंटेंस है। कभी कभी भी बच्चों को नहीं बोलना, और अगर कोई बोल रहा हो तो प्लीज अपने ग्रुप के तरफ से उनको डांट देना। ऑलराइट, योर जॉब ऑल्सो हैज अ लोकेशन, अ कॉन्टेक्स्ट एंड एन इम्प्लिसिट रिलेशनशिप विथ अदर्स। अच्छा, ये हो गया काम के बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हें वो काम के बारे में जो फील होता है, वो तुम कितना इन्वेस्ट करते हो, तुम्हें क्या रिटर्न्स मिलता है, ये उसकी बात हो गई। इसके अलावा, तुम्हारे अलावा, तुम जिस जगह पे काम करते हो वो जगह, लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, तुम्हारा तुम्हारा पीआर जॉब है, बैक ऑफिस है, अकेले करके चलता है, या तुम्हारा जो भी है, सो कॉन्टेक्स्ट एंड एन इम्प्लिसिट रिलेशनशिप विथ अदर्स। और तुम्हारे साथ काम करने वाले जो है, इवन इफ इट्स अ बिजनेस, यू हैव कस्टमर्स, यू हैव क्लाइंट्स, राइट। सो तुम्हारे लोगों के साथ जो संबंध है वो, when the judge needs ammunition for criticizing you, it can use any of these elements. अगर तुम तुम्हारे काम में अच्छे हो, तुम अच्छे पोस्ट पे हो, वो काम करने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, और तुम्हें उसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ये तीन चीजें अगर तुमने प्राप्त कर ली, तो भी ये अंदर का जज कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगा तुमको टोकने के लिए। ओके, सो और वो इनमें से लोकेशन, कॉन्टेक्ट, तुम्हारा रिलेशनशिप, इसमें से कोई भी फैक्टर यूज कर सकता है। इफ यू ट्रेवल टू वर्क, वेदरिंग, अगर तुम्हारा ट्रैवल जॉब है तो मौसम, कम्यूटिंग, आना जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आता है उसमें। इफ यू आर एट वर्क फ्रॉम होम, अगर घर से काम कर रहे हो, तो हाउस होल्ड डिस्ट्रैक्शन कितना डिस्टर्ब होता है तुम्हें, आइसोलेशन, अकेलापन, नेवर गेटिंग आउट, बाहर जाना ही नहीं होता,
ये भी बातें बनती है. The judge can find standards, comparisons or grievances for every aspect of your work situation. अगर वो 3 चीजें तुम्हारे में अंदर है ना, तो इनमें से, ये सारी चीजों में से वो टोकने के लिए कुछ ना कुछ निकाल देगा, कुछ भी बात लेके तुम्हें टोकेगा. ओके. The judge can find standards, comparisons, or grievances for every aspect of the work situation, the kind of office or workspace, personality, regular or irregular hours, कितने घंटे काम है, कौन सी तुम्हारी बैठने की जगह कैसी है, काम करने की जगह कैसी है, कितने घंटे या कम या ज्यादा तुम्हें काम करना पड़ता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंड नॉइज, उजाला अच्छा है या नहीं है. यू नो, अनफॉर्चुनेटली एक एक्सपीरियंस नासिक के कॉलेज के क्लासरूम्स में लिया. और पुरानी पत्थरों की बिल्डिंग अगर होती है तो ट्यूबलाइट्स भी उनकी इतनी वीक होती है जैसे कि उजाला अंदर आता ही नहीं है. और ऐसे स्पेस में टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी वर्क करना पड़ता है. तो ये भी हो सकता है. मुझे याद है जब 10वीं 12वीं चौथी ये स्कॉलरशिप के एग्जाम्स, बच्चों के नंबर लगते हैं, वो क्लासरूम में ये बच्चे एग्जाम के लिए बैठे, वहां पे ना फैन है, बिकॉज वो कोई भी स्कूल में लगते हैं ना, विच एवर इज फ्रीली अवेलेबल. सो यस, दैट ऑल्सो कैन बी अ रीजन. ओके. सो अमाउंट ऑफ लाइट एंड नॉइज, द बॉसेस पर्सनैलिटी, वर्किंग अलोन और विथ अदर्स, तुम्हारे बॉस के कैसे प्रकार के इंसान हैं, दूसरों के साथ काम करते हो या नहीं करते हो, कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक, डिग्री ऑफ प्राइवेसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड रेस्ट. क्या तुम्हें प्राइवेसी मिलती है, क्या तुम्हें प्रेरणा मिलती है, वगैरह वगैरह वगैरह. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे वर्किंग लाइफ के, जॉब, योर जॉब, इसके. And certainly, some of the most obvious self-attacks at work come in relations to colleagues. और हमारे साथ जो काम करते हैं ना, उनको लेके बहुत सारी चीजें होती है. You are not working as hard as they are. देखो कंपैरिजन, वो देखो कितनी मेहनत कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ काम नहीं करते. ओके. व्हाट विल दे थिंक इफ यू फिनिश फर्स्ट. अगर तुम्हारा सबसे पहले काम हो गया तो बाकी लोग क्या बोलेंगे. यू कैन टेल द बॉस लाइक्स हर बेटर. और हमेशा बॉस को वो ज्यादा पसंद है, तो उसका भी प्रॉब्लम. ही इज नेवर गोइंग टू स्पीक टू यू अगेन बिकॉज यू डिडंट से हेलो. अरे क्या वो आए तो तुमने उनके साथ बात क्यों नहीं की, अब वो तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं करेंगे. ऑलराइट. यू ऑलवेज से टू मच एट मीटिंग्स. मीटिंग्स में थोड़ा शांत रहा करो यार, ज्यादा बात करते हो. दे आर गोइंग टू फाइंड आउट यू डोंट रियली नो व्हाट यू आर डूइंग. कभी ना कभी इनको पता चलने वाला है कि तुम लड़खड़ा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स योर जज कैन ऑलवेज टर्न इट्स अटैक्स टुवर्ड्स अदर्स इन योर माइंड और आउट लाउड. जब अंदर की ये जो जज है हमारा, ये जो अटैकर है, अगर वो तुम पर अटैक नहीं कर पाया तो वो दूसरे पे अटैक कर देगा, वो दूसरों को ब्लेम करेगा या दूसरे की क्रिटिसिज्म कंपैरिजन करेगा. तो जॉब पर ये चीजें, अंदर का जज इन सब चीजों को लेकर तुम्हें तकलीफ दे सकता है. So now we move on to the next side heading, which is your relationships. All right. Self-attacks take on a life of their own in intimate relationship. I think ये सबसे important section है. क्योंकि देखो हम हमेशा बात करते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ हम उन्हें देते हैं जो हमारे खुद के हैं, जिनको हम हमारे, मेरा पति, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा डैडी, व्हाटएवर, जो हमारे वेरी क्लोज है, सबसे ज्यादा तकलीफ हम उनको देते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ हमको उनसे होती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Attacks take on a life of their own in intimate relationship. ये जो इंटीमेट रिलेशनशिप है ना, इसमें तो सेल्फ अटैक्स, मैंने उसको आज ये नहीं बोलना चाहिए था, जाने दो, मैं क्यों इंटरफियर करती हूँ, अगले बार से मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा और मैं ये छोड़ दिया करूंगा, वगैरह वगैरह. सो मेनी थिंग्स that go on in intimate relationships. Here, more than in any other situation,
your self judgments are provoked, supported, and reflected. I think this is a very fantastic sentence. इंटीमेट रिलेशनशिप जो है, हम अच्छी तरह एक दूसरे को पहचानते हैं, हमको अच्छी तरह पता है कि बटन्स जो है, ट्रिगर्स जो है, वो कहाँ पर है। दुखती नस जो है एक दूसरे की, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एंड उस नस को दबाने को के लिए हम बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। इसको कहते हैं प्रोवोकेशन। यहाँ पे उन्होंने दैट आर प्रोवोक्ड बोला है। तो ये जो दुखती नस को दबाना है, या तुम्हारे बटन, तुम्हारे ट्रिगर्स कभी कहाँ प्रेस करना है, ये एक होता है। दूसरा, सपोर्ट भी। अगर मैं समझती हूँ कि मैं नाकाम हूँ, तो उस बात को सपोर्ट भी मिलेगा कि तुम नाकाम हो, ओके। और अगर मैं समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो उस बात को भी सपोर्ट मिलेगी कि या सच में तुम बहुत अच्छे हो। और तीसरी चीज जो होती है, मतलब गुड और बैड, द सपोर्ट इज देयर। एंड थर्ड थिंग इज रिफ्लेक्टेड। नाउ दिस आई फील इज वन ऑफ द मोस्ट important things that we, because see, life is a mirror, people are the mirrors, we are mirroring each other all the time. So हम लोग रिफ्लेक्ट करते रहते हैं हमारे अपने इनसिक्योरिटीज हमारे जो करीबी है वो सामने वाले पे। So this is a reflecting that goes on constantly. Your self-judgment and those of your partner are implicitly and unconsciously interwoven with how you experience yourself and how you experience each other. जो बातों पर से, मेरी खुद की आदतों पर से मैं खुद को टोकती हूँ, उन्हीं बातों पर से मेरा पति भी मुझे अगर टोकता है, तो क्या हो गया, ये जो कह रहे हैं वो हो गया कि अपना सेल्फ जजमेंट जो है और पार्टनर का जो जजमेंट है, ये एक दूसरे से इतना मिक्सड अप होता है कि इसका परिणाम, इसका प्रभाव हमारे अनुभव पे आता है। On how you experience yourself and how you experience each other. एक दूसरे के साथ, पता है, मियाँ बीबी की रोक जोक चलती रहती है, रोक टोक चलती रहती है, ऐसे सब कहते हैं ना। क्या जरूरी है? वो कैसे होता है? हाउ डज इट हैपन? व्हाई डज इट हैपन? व्हेन डज इट हैपन? व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग स्टफ ऑनटू ईच अदर, यू नो। तो वो बैडमिंटन का गेम चलते रहता है या टेनिस का गेम चलते रहता है, देयर इज अ मैच गोइंग ऑन ऑल द टाइम, राइट। सो दिस इज, एंड फिर एक दूसरे के साथ तुम्हारा अनुभव उस हिसाब से होगा कि तुम कितना सेल्फ अटैक्स, मेरे अगर बहुत सेल्फ अटैक्स है और मेरे पति के भी बहुत सेल्फ अटैक्स है, वो खुद को अटैक करते हैं, मैं खुद को अटैक करती हूँ, क्या लगता है हमारा दोनों का अगर ऐसा होता, तो हम दोनों का एक दूसरे का अनुभव कैसा होता? How would we experience each other with each other? That's the question. Yeah, your judgments are based on standards that define what you are looking for in the relationship and what you find valuable in it and what bothers you about it. अब देखो, रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप किसको कहते हैं? इसको 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 लेके भी एक, जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया तय करती है कि अच्छी रिलेशनशिप किसको कहते हैं या अच्छा पार्टनर किसको कहते हैं। जो तुम्हें घुमाने ले जाए, इफ यू आर गोइंग आउट ऑन ट्रिप्स, then you are good couples. But if you are not going anywhere and just sitting, on the swing, then that is never noted on the social media. What is noted? यहाँ गए, वहां गए, इसके फोटो, उसके फोटो। Yeah. So this is what, that your judgments are based on the standards that define what you are looking for in the relationship, what you find valuable in it, and what bothers you about it. तो रिलेशनशिप से तुम क्या चाहते हो और उसमें से तुम्हें क्या, कौन सी चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया कि अगर घूमने ले जाता है तो पति अच्छा है, अगर तुम्हारे लिए कुछ
ड्रेसेस ले आता है या व्हाटएवर, तुम्हारी साड़ी ले आता है या ये वो, तो वो अच्छा है। वैसे ही पति के लिए अगर तुम उसके मम्मी पापा को संभालते हो, या तो अच्छा खाना पकाते हो, या पता नहीं जो भी तुम्हारे से अपेक्षा हो, वो अगर तुम फुलफिल करते हो तो वो वैल्यूएबल है। वो अगर नहीं होता तो फिर वैल्यू तुम्हारा हट गया। और अगर रिलेशनशिप 100% अच्छा नहीं है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ 100% अच्छा कोई रिलेशनशिप हो सकता है, राइट? लेकिन अगर नहीं है तो फिर कौन सी चीज है जो तुम्हें खलती है? कुठल्या गोष्टीचा ह्या संबंधामध्ये, दोन जणांच्या संबंधामध्ये तुम्हाला कुठल्या गोष्टीचा त्रास होतोय दोघांना? दॅट इज व्हॉट बॉदर्स यू, right? So these standards also determine how you believe you and your partner need to be in order for the relationship to work. और फिर अगर मैं कैसे, मेरे में कौन सा बदलाव लाए या मेरा पार्टनर अपने में कौन सा बदलाव लाए तो हमारा रिलेशनशिप वर्क करेगा, ये बात भी आगे बनती है। द स्टैंडर्ड्स अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू रेस्पॉन्ड। तो इसका ना एक स्टैंडर्ड कोई तो भी, और इसमें और एक होते हैं, मेरी मम्मी, वो लड़की भी बोलती है और लड़का भी बोलता है, मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं करती थी। ओके, तुम ऐसा क्यों करते हो? So there is something comparison, there are always comparisons, there are always standards, that you are unable to meet. If you are a carefree and careless person, you will leave a mess in the house. And if your partner has an OCD, then क्या होने वाला है? युद्ध, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, ये हो जाने वाला है। सो इससे अनकॉन्शियसली हम कैसे बिहेव करते हैं और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये तय होता है। ये रिलेशनशिप कैसा है, इसके ऊपर हमारा बिहेवियर को ये अफेक्ट करते रहता है। अटैकिंग योरसेल्फ अबाउट sorry, the standards unconsciously influence how you behave and how you respond, thereby affecting the way your partner perceives and responds to you. तो तुम जैसे व्यवहार करोगे, बिहेव करोगे, तुम जैसे रेस्पॉन्ड करोगे, उसके हिसाब से पार्टनर का भी बिहेवियर और रेस्पॉन्ड होगा। और ये इस तरह ये टेनिस का गेम चलते रहता है। अटैकिंग योरसेल्फ अबाउट द रिलेशनशिप इज बेसिकली अ वे टू मेंटेन और प्रमोट दीज स्टैंडर्ड्स। ये जो पार्टनरशिप है, इसमें मेरी ये गलती है, वो गलती है, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मैंने वो नहीं करना चाहिए था, ये जो सेल्फ अटैक होता है ना ये रिलेशनशिप में, तो ये इससे क्या होता है कि वो जो भी तुमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है ना, अच्छे रिलेशनशिप का जो बार है, वो जो तुमने स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया हुआ है, उसको तुम बढ़ावा देते हो। Though your attention is a primary relationship, in a primary relationship tends to be on what is happening in the other or between you and the other, the deciding factor is how you experience the connection tends to be your own unconscious standard. तो सामने वाला क्या कर रहा है, क्या जवाब दे रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड मिल रहा है, सारा ध्यान हमारा उस पर लगा हुआ होता है। लेकिन वो ध्यान लगा हुआ है, इसके बावजूद संबंध हमारा कैसा है, वो हमारा अनकॉन्शियस स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए हैं, उसके चश्मे से ही हमारा संबंध कैसा है, ये मैं डिफाइन कर, हर एक व्यक्ति डिफाइन करेगा। ओके, देयर वी हैव आइडियाज। किसी को भी पूछ लो तुम्हें जिंदगी में लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, दे ऑलवेज हैव अ बिग लिस्ट। बराबर है? हाँ, हाइट इतनी चाहिए, स्वभाव में ये बातें होनी चाहिए, दिखने में ऐसा ऐसा होना चाहिए, जॉब उसका ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसका फैमिली वैसा वैसा होना चाहिए, राइट? There is we all have an idea about what kind of a person we want to spend our lives with. वो जो आइडिया है तुम्हारी, वो जो तुम्हारा रेज्यूमे है, वो तुम्हारा अनकॉन्शियस स्टैंडर्ड है। अब तुमने लिख के दी हुई सारी चीजें तो पार्टनर में मिलने वाली है नहीं, तो तुम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे।
बाद में तुम्हारा सेल्फ अटैक होगा कि अरे इस चीज में मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए थी, उसमें कर लेती तो चल लेता, ये मेरा गलत हो गया। अब अटक गए। तो अनकॉन्शियसली हम इस तरह से हर एक चीज का एक जजमेंट, और उस जजमेंट के जो जजमेंट होता है वो किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे माइंड में पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। आज जो दीपक चोपड़ा का जो ये क्या वीडियो जो शेयर हुआ ना आज ग्रुप पे, आई थिंक स्पिरिचुअल पे नहीं था, वो समत्व पे था। हाँ, लेकिन वो जो उसमें वही बात है, जो भी कुछ होता है पहले दिमाग में होता है, उसके बाद हम एक्चुअली अस्तित्व में उसको लाते हैं। यस ममता, गो अहेड, से इफ यू वांट टू शेयर समथिंग प्लीज। सेम यही बातें अभी मेरी ननंद की लड़की को रिश्ता ढूंढ रहे, हाँ तो उसका कॉन्फ्लिक्ट वही चालू है। हाँ मैंने वही बोला, ज्यादा सोचो मत। हाँ सब परफेक्शन तुम उसमें ही ढूंढ रही है, हाँ तुम परफेक्ट है क्या वो देख लो। हाँ वो भी देख लो। यस, तो दिस इज हम हर एक चीज की और हमारे दिमाग में स्टैंडर्ड पहले से बनी हुई होती है। तो हम जिंदगी जो ऑपरेट करते हैं वो मेमोरीज के माध्यम से करते हैं। हमने जो भी देखा है, हमने जो भी ऑब्जर्व किया है, उसमें से हमने जो भी सीखा है, छोटे से 5 साल के थे, 3 साल के थे, 2 साल के थे, तब भी से उसके हिसाब से हमारी एक आइडिया बन जाती है हर एक चीज के बारे में। चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज का स्टैंडर्ड जो है, ये प्री लाइफस्टाइल हो, घर हो, कपड़े हो, हर एक चीज का कोई ना कोई हमारी स्मृतियों में से बनाया गया सपना हमारे, या बोलो या ख्याल बोलो उसको, वो हमारे दिमाग में होता ही है। उस ख्याल के हिसाब से जब हम एक्शन लेते हैं तब जाके वो रियल बनता है। अब खुद के बारे में भी जब हम कुछ खुद से कोई अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ा के रखते हैं, या तो बहुत कम खुद से अपेक्षा करते हैं, अगर हमने कोई ना कोई स्टैंडर्ड बना दिया तो गए काम से, समझ लो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। इन दिस मोमेंट, इस क्षण में जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं कर रही हूं, आई एम डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस बोलकर हम क्यों नहीं रुक जाते? मेरे से जो सबसे अच्छा बन पाता है, जितना अच्छा बन पाता है, इस घड़ी इस क्षण मैं वो कर रही हूँ। ये किताब मैं पढ़ रही हूँ, ये मुद्दा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अगर मैं इस पॉइंट पे रुक जाती हूँ तो जिंदगी में मेरे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या उसके जितना अच्छा मैं समझा पाई? क्या उसके जितना अच्छा मैंने पढ़ा? क्या उसके जितना तुमने ये वो whatever यार, so many expectations. This is what is the problem with standards. किसी भी चीज का स्टैंडर्ड क्यों? तुमको जिससे साथ शादी करनी है, तुम अगर स्थल देख रहे हो, तुम अगर पार्टनर्स देख रहे हो, जब वो सामने आएगा तब उसको देखूंगी वो कैसा है, और अगर मुझे आकर्षण महसूस होगा, अगर मुझे जो दिख रहा है वो अच्छा लगेगा, तो मैं शादी करूंगी या नहीं करूंगी। जो ममता का एग्जाम्पल है उसमें ये लेने की डेयरिंग भी हम नहीं करते, क्योंकि ये आत्मज्ञान होगा, आत्मानुभव होगा, और हमारे आत्मा पे हमें कोई विश्वास नहीं है। हमारा माइंड कहता है, वो सब तर्क वितर्क जहां नहीं होता, रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस जहां पे नहीं होता, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। माइंड है जहां पे ये सब खिचड़ी पकती है, तो माइंड से सोचो, वो दिल पे मत जाओ। So everything you want to do as per the fixed standards,
the learned experiences, the memories that are preset, pre-decided even before your birth. उसी को तो हम कर्म संस्कार कहते हैं ना। जन्म से पहले से भी जो संस्कार लेके आते हैं वो भी हमारी स्मृतियां है, वो भी पास्ट नॉलेज है। अब भी जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो भी पास्ट नॉलेज पे से बोल रहे हैं। हम हमारी गट फीलिंग या हार्ट फीलिंग इस पे पूरा भरोसा कभी नहीं करते हैं। हमेशा हर एक चीज का हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। अगर वो इस में फिट बैठता है तो वो मेरे लिए सही है, अगर इस चौकट में वो फिट नहीं बैठता तो वो मेरे लिए गलत है। So when a relationship, so between the deciding factor is how you experience the connection tends to be of your own unconscious standard. When the relationship is in a blissful or falling in love stage, अब देखो, अभी अभी एक दूसरे को पसंद किया है, अभी तुम 7वें आसमान पे हो, अभी तुमको जो पसंद आया था उसने हाँ कह दिए है, और अभी तुम फॉलिंग इन लव, तुम प्रेम में अभी गिर रहे हो या प्रेम में हो, या जिसको हम हनीमून इफेक्ट या हनीमून पीरियड कहेंगे। तो वो जो कोर्टशिप पीरियड होता है वो फॉलिंग इन लव स्टेज, तब वो जज कहाँ होता है? वो जज शादी के 6 महीने के बाद ही क्यों बोलने लगता है? जब तो जब तुम्हारी कोर्टशिप चल रही थी, जब हनीमून था, तभी ये जज कहाँ था? वो कह रहे द जज इज आइदर साइलेंट about or actively promoting the current dynamic because what is happening is fitting its standard. तब वो जज चुप रहता है, या तो वो अब उसके स्टैंडर्ड में तुम फिट बैठे हो ऐसा उसे महसूस होता है, तो वो तुम्हें प्रमोट करता है, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, राइट? सो हाउएवर as time passes, real life intrudes and the interaction no longer reflects the standards. लेकिन जैसे समय बीतता है और जिंदगी, not the honeymoon effect is over, और जब जिंदगी स्टार्ट होती है, the interaction no longer reflects the standards. अब तुम्हारा जो एक दूसरे से इंटरेक्शन है ये वो स्टैंडर्ड में नहीं बैठता. This is when self criticism begins. अरे यार मैंने गलती कर ली, अरे मैंने ये कुटुंब नहीं चुनना चाहिए था, मैंने ये लोगों को पसंद नहीं करना चाहिए था, ये आदमी को मैंने कैसे चुन लिया, या इस औरत को मैंने कैसे चुन लिया, या ये मेरी गलती हो गई, जो भी है, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाते हैं. Because of the enmeshment between intimate partners, self-attack often becomes mirrored externally by the other, whether consciously intended or not. लेकिन तुम्हारे तन मन सब तुमने जोड़ दिया है, तो एक दूसरे पे ये जो तुम्हारा क्रिटिसिज्म है, तुम्हारा कंप्लेन है, ये एक दूसरे पे बाउंस ऑफ होते रहेगा. So, because of the enmeshment between intimate partners, self-attack often becomes mirrored externally by the other, whether consciously intended or not. In other words, you will often find your partner criticizing the same things in you that your judge attacks. Hey, hi. Yeah. So, घेतलं बेटा? हाँ. Take whatever you want. All right. So, तो जो मेरी जिन बातों को मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, जो मुझ में ऐसे लगता है कि ये मुझ में खामियां है या अच्छी बातें नहीं है, फिर मेरा पार्टनर पे वो मिरर होके वो भी मुझे वही बोलता है, हाँ यही तुम्हारे में गलतियां हैं, यही तुम ठीक नहीं. जो मैं खुद को जो चीजों के बारे में कम समझती हूँ, मेरा पार्टनर भी उसी चीजों के बारे में मुझे रोक टोक करता है और वो मुझे कम समझता है. द सेम थिंग्स इन यू दैट योर जज अटैक्स. This brings up several possibilities. अब इससे क्या होता है, देखो क्या क्या हो सकता है. Did your partner really say that, or did you just think you heard it because your judge is saying it? कभी कभी हमारे पार्टनर ने वो बात
बोली भी नहीं होती है, हमारे अंदर की आवाज ने बोल दी होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर ने वो बात हमें बोली है, शायद उन्होंने बोली भी नहीं होगी। इफ आई, बहुत सिंपल सी बात ले लूं, अगर मैं समझती हूँ कि मेरा रंग काला है, या अगर मैं समझती हूँ कि मैं मोटी हूँ, या ऐसे ही कुछ भी, एक सिंपल ले लो तुम एग्जाम्पल, तो मेरा पार्टनर वो बात नहीं बोल रहा है, पर उसकी बातों का तर्क मैं वही निकालूंगी जो मेरे इनर जज ने बोला है। या आ रही है बात समझ में? या इज इट क्लियर? या so did your partner really say that, or did you just think you heard it because your judge is saying it? Does your partner really feel that way about you, or have you provoked that feeling outwardly reacting to your own judge? कितने बार हम एक दूसरे को बोल रहे हो, मेरा तो ये कहना नहीं था, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कितनी बार हम झगड़ते हैं, दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट, you are twisting it, you are altering it as per uh, your own thoughts or your own thing, होता है कि नहीं, कि ये मैं नहीं कहना चाहता था या नहीं कहना चाहती थी। हाँ, so this is not what I meant. So ये externally हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं। और did you choose a partner you are comfortable with because that person sounds like your judge? ये भी हो सकता है। जो तुम खुद को जितना बुरा समझते हो, या समझो मेरे अंदर 10 चीजें हैं जिसके लिए मैं खुद को कम समझती हूँ, तो मैं ऐसा पार्टनर चुनूंगी जो मुझे उन 10 चीजों में कम समझे। ये अनकॉन्शियसली मेरी खुद के बारे में जो ओपिनियन है, वही ओपिनियन मेरा पार्टनर एक्सप्रेस करे, ऐसा पार्टनर मैं अनकॉन्शियसली सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है। These are the kinds of complicated questions that becomes relevant as you notice your self-attacks in an established intimate relationships. Once a certain stability or predictability in a relationship is achieved, you will experience a corresponding resistance to becoming clear about who is feeling what and why. याद है वो फ्रैंक की जो स्टार्टिंग में हमने स्टोरी पढ़ी, उसमें एक सेंटेंस था जो उनकी वाइफ ने कहा था, और एक सेंटेंस था जो उनकी माँ कहा करती थी। सो देयर वर दीज टू वॉइसेस इन हिज हेड, राइट? वही बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या होता है हनीमून पीरियड, जब सब कुछ अच्छा है, उसके बाद में तुम देयर आर कंप्लेन्स एंड एडजस्टिंग पीरियड हम बोलेंगे उसको, फिर थोड़ा टाइम बाद एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरों की आदतें समझ में आ जाती है, और धीरे धीरे हम एक दूसरे को एडजस्ट होने लगते हैं। उसके बाद you will experience a corresponding resistance to becoming clear about who is feeling what and why. उसके बाद ये मिक्स हो जाता है कि ये उनका कहना है या मेरा कहना है। इसकी लाइन है ना, ये मिट जाती है, ये वो कह रहे हैं या मैं कह रही हूँ, ये एग्जैक्टली किसने कहा। कभी कभी कोई कोई बातों से तो आई रिमेम्बर वन केस where she was saying, that this is not what I think about myself. This is not what I have ever thought about myself in the last 30 years. And then why am I behaving in that way? And she said, it is my mother's voice in my head, which is guiding my actions. If it was me, I would not have done this. So the mother is doing everything through, the daughter is doing everything guided by the mother's voice. तो मेरी ओपिनियन ऐसे थी, मैंने खुद के बारे में शादी के पहले तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ।
अब मुझे क्यों लग रहा है, क्या मैं खुद को सोचती हूँ या उन्होंने ये बात मेरे दिमाग में डाली? यू गेट इट? द लाइन्स आर ब्लर्ड बिकॉज नाउ यू हैव, जैसे वो पासे बैठते हैं ना, बस वो जैसे पासे बिठाते हैं वैसे तुम लोग एक दूसरे को हिल विल के एडजस्ट हो गए। इज दिस मेकिंग सेंस? मैं जो बोल रही हूँ क्या ये बात सही है? मतलब अर्थ Yes. लग रहा है? यस, Yeah, yeah. yes it is, yeah. So this is what that these are the kind of cells. So once this is the work of the judge. It believes that enmeshment is necessary for attachment, and attachment is fundamental to a relationship. Another golden sentence that I have found in this book. Very, very important sentence, friends. I will repeat it. This is the work of the judge. It believes that enmeshment is necessary for attachment. अगर तंगड़ी में तंगड़ी नहीं अटक गई तो जुड़े कैसे रहोगे? हाँ, पतंजलि का राग। How will attachment be formed if you are not entangled with each other? And if you are not attached, how can there be a relationship? Can I love my husband or wife without being attached to them? Can I love my children without being attached to them? Can I love my parents, my brothers and sisters without being attached to them? And I think last few years हमने जो किताबें पढ़ी है, पावर वर्सेस फोर्स हो, द उपनिषद्स दैट वी रेड, इनसाइट्स इनटू भगवद गीता, हर एक चीज में हर एक गुरुजन जो भी जिसकी भी वो थी यही बात कर रहे हैं, देयर कैन बी लव विदाउट अटैचमेंट। अगर तुम अटैचमेंट है तो ही तुम प्यार कर रहे हो या प्यार में हो, नहीं है जरूरी। You can love and remain unattached. But this is not how we are experiencing relationships right now. तुम्हें बिना बताए 24 घंटा तुम्हारा पार्टनर कहीं चला जाए, जाने दो 6 घंटा, 12 का भी हाफ कर दिया मैंने। What you will go through? You will go through hell. If you go through hell, then you are in attachment and not in love. Think about this. सोचो। और कोविड की वजह से बहुत पार्टनर्स परमानेंटली चले गए और उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा। दुख का अंत तब तक नहीं होगा जब तक तुम बिना अटैचमेंट प्रेम महसूस करना सीखते नहीं। You have to be able to love without attachment. Okay, but that is not the state we are in now. Here, what the writer is saying is that we think that attachment is fundamental to a relationship. That's what he's saying over here now. On the one hand, the judge is invested in attacking you for how things are in the relationship, how things haven't changed, how you are not getting what you want, how you are afraid to stand up for yourself, and how you are not a good partner. कोई भी दो जन के, मैं अभी स्त्री और पुरुष, लेकिन अब बहुत देयर कैन बी अ वुमन और अ मैन आल्सो रिलेशनशिप। जो भी दो व्यक्ति के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप होता है, वहां पे देखो कितने कंप्लेन्स होते हैं, किन किन चीज की। वो तो बदलते ही नहीं है, वैसे ही है, या मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा, या मैं कैसे बोलूं, मैं नहीं बोल सकती। Again, there is this person who always tells me, I said, stand up for yourself. If you think your mother or your children or your husband is, overriding you every time,
तो तुम्हारा लेसन क्या बना? टू स्पीक अप एंड यू टेल देम यू कैन नॉट अब्यूज मी। अभी करंट एक कपल काउंसलिंग का जो मेरा केस है, उसमें जो लड़की है वो लड़के को ऑल द टाइम ये कहती रहती है, तुम ना कभी तुम थोड़ा मर्द बना करो, तुम कभी तुम कभी भी मेरा साथ नहीं देते। जबकि दोनों के काउंसलिंग से इंडिविजुअल जो उनकी स्टोरीज मैंने सुनी, ही इज अ साइलेंट सपोर्ट इन द रिलेशनशिप। और साइलेंट सपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी रिलेशनशिप में, आई कैन अप्रिशिएट दैट, बट दैट गर्ल इज नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट because she is reflecting her insecurities on him all the time. तो हर बार तुम कैसे अच्छे नहीं हो, तुम उसके ईगो पे वार करती ही रहती है, करती। दो शी इज अ जेन्युइन पर्सन, वो बुरी है ये बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ, प्लीज मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बहुत कैपेबल, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत अच्छी भी है, सात्विक भी है। अनकॉन्शियसली अभी इस समय उसकी लाइफ में, वो जहां पर भी है दुनिया में, जिस कंट्री में वो है, शी इज गोइंग थ्रू हर ओन इनसिक्योरिटीज। एंड ये कोविड की वजह से जो आइसोलेशन हो गया, उसका डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी कीप्स थ्रोइंग इट एट द पार्टनर all the time. And then he is thinking, क्या ऐसा मैंने पहले भी किया था? और फिर मेरे को वो याद करके बोल रहा है, मैम शायद वो जो बोल रही है कि यू नो आई नेवर स्टैंड अप फॉर द पीपल आई लव, ये सच होगा। बिकॉज जब मैं छोटा था, मुझे याद है मेरे छोटे भाई को किसी ने कुछ क्रिकेट खेलते हुए उसका बॉल छीन लिया या बैट छीन लिया या कुछ तो भी हो गया, और वो रोने लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैं बस खड़ा रहा। आई रियली एम अ बैड पर्सन। सी, दिस इज वॉट वी डू टू ईच अदर। अभी हम लोग की रिलेशनशिप की बात हो रही है, सारे लाइंस मिट जाते हैं। जब तक वो लड़की उसकी लाइफ में नहीं थी, ही वॉज प्रिटी कंफर्टेबल एंड यू नो हैविंग नॉट अ बैड ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। And now somewhere that is there within him, those buttons are being pushed by her, are being triggered by her, and he is struggling, and he loves her, and he doesn't want to give up on her, and he wants to support her, and he wants to do everything for her. इंडिविजुअल रेजोल्यूशंस जब तक नहीं होगा, तब तक ये लाइंस जो है ये मिटकर एक दूसरे के टेरिटरी में हम लोग क्रॉस ओवर करते रहेंगे। So this is the work of the judge. It believes that enmeshment, ये हो गया। On the one hand, the judge is invested in attacking you for how things are in the relationship, how things haven't changed, how you are not getting what you want, how you are afraid to stand up for yourself, and how you are not a good partner. मैं ना इनके लिए सही नहीं हूँ, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं इनके लिए सही नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा बोलता है तो सोच लो कि सेल्फ अटैक उसके अंदर कितना हो रहा है, कि वो इस पॉइंट पे, इस मुंह से मुंह खोल के जोर से लाउडली that person is expressing such words and such opinion about himself or herself. Yeah, so it does this by constantly shifting the blame between you, your partner, and the relationship, with no real interest in understanding the truth. Either मैं गलत हूँ या मेरा पार्टनर गलत है, और हर बार कॉन्स्टेंटली इसी बात को लेकर हम लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं। सच्चाई क्या है दोनों भी नहीं देखना चाहते। दिस इज व्हाट। सो understanding the truth. On the other hand, the more you observe, the more it becomes clear that your judge is determined that the relationship not change, because that means failure. और तुम चाहते भी हो, तुम तय भी करते हो, नहीं नहीं ये एडजस्ट करेंगे, दोनों जन काउंसलिंग लेते हैं, दोनों जन डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं हम ये करेंगे,
लेकिन वो जो अंदर का जज है वो तुम्हें फेलियर प्रूव करना चाहता है, तो वो साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करेगा तुम्हें अटैक करने के लिए. On the other hand, the more you observe, the more it becomes clear that your judge is determined that the relationship not change, because that means failure. For the judge, if the relationship moves into deeper intimacy or more clarity, it means risking the discovery of unacceptable things about you and your partner. अगर मैं उनको बहुत करुणा से, प्रेम से अगर उनको मैं समझ लूं और वो भी प्रेम और करुणा से मुझे समझ ले, तो उनकी अच्छाई के साथ जितनी बुराई है उनका मुझे स्वीकार करना होगा. मेरे अच्छाई के साथ मेरे अंदर जितनी बुराई है वो उनको स्वीकार करना होगा, और ये अंदर के जज को मंजूर नहीं है. अनएक्सेप्टेबल थिंग्स अबाउट ईच अदर, ये अंदर के जज को मंजूर नहीं है. Change is perceived as threatening the existing stability. टेढ़ा है पर मेरा है, ये पॉइंट पे बहुत कंफर्ट आ गया है. यहाँ पे इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो टेढ़े को सीधा करने की कोई इच्छा नहीं है. विच, क्योंकि यहाँ पे स्थिरता है ना, अचलता है, स्थिरता है, बदलेगा ही नहीं, तो सब ठीक चल रहा है. अगर आज मुझे गुस्सा नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है. अगर आज मैं दुखी नहीं हुई तो बहुत बुरी बात है. अगर आज मैंने एक भी कंप्लेन या क्रिटिसिज्म ना खुद के ना दूसरे के बारे में की, तो अरे अरे बहुत बुरा हुआ. हाँ, जैसे जैसे सजगता बढ़ती गई, दिस वाज वन, ये मेरी वन ऑफ द प्रैक्टिसेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने की थी. अभी भी मैं किया करती हूँ जब जब याद आता है. आज मैं पूरा दिन न खुद के अगेंस्ट न दूसरों के अगेंस्ट एक भी कंप्लेन का थॉट मेरे दिमाग में आने नहीं दूंगी. ऐसा मैं सुबह उठ के इंटेंशन करती थी और पूरे दिन अलर्ट रहती थी. लेकिन थॉट्स है ना, वो तो खुद ब खुद आ जाते हैं, हम उनको जैसे कि लव, वो मैग्नेट की तरह हम अट्रैक्ट करते हैं. फिर वो आते हैं, तो फिर मैंने सोचा यार अब इसका क्या किया जाए. फिर मैंने तरकीब निकाली कि उसको कैंसिल करते हैं हम. तो अगर वो थॉट अगर आ भी जाता है तो मैं कैंसिल 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 बोल के उस थॉट को कैंसिल किया. ऐसे मन ही मन ये मेरा बनता था और इस तरह से प्रैक्टिस करने लगी थी. ये ऐसी प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं तो बहुत सालों तक करनी पड़ती है, लेकिन अब उल्टा हो गया है. अब कंप्लेन क्रिटिसिज्म न आने की आदत हो गए जाने के वजह से अगर कोई एक आधा कंप्लेन आता है तो तुरंत दिमाग में लाल बत्ती जल जाती है. क्यों अपन ने कंप्लेन की, क्यों अपन ने क्रिटिसिज्म किया, और फिर उसके लिए तुरंत कोई ना कोई उपाय करने की हम सोच लेते हैं. So this is what that change is perceived as threatening the existing stability, which means you will be rejected or you will find your partner unacceptable, which means the relationship will not survive. अगर बदलने की कोशिश की तो फिर नहीं चलेगा. तो न बदलते हुए रिजेक्शन हो जाता है, या तुम्हारे पार्टनर का जो भी है तुम स्वीकार हो, अगर बदल गए तो वो तुम्हें अस्वीकार हो जाता है और ये रिलेशनशिप टिक नहीं सकता. बहुत सुंदर खलील जिब्रान ने जो डिस्क्राइब किया है, मंदिर के दो पिलर्स जो है उसकी तरह पति पत्नी ने होना है, या किसी भी गाड़ी के दो पहियों की तरह. सोच लो अगर ये दो पहिए चिपक गए या तो ये दो पिलर चिपक गए तो क्या लगता है मंदिर खड़ा रह पाएगा या वो गाड़ी चल पाएगी? उतना डिस्टेंस एक दूसरे में रखना चाहिए. एक दूसरे के लिए है, लेकिन इसका अपना ग्रोथ इंडिविजुअल है, इसका अपना ग्रोथ इंडिविजुअल है. इसके सहारे से इसने ग्रो होना है, इसने इसको सहारा देके ग्रो होने के लिए मदद करनी है. दोनों ने एक दूसरे के ग्रोथ को सपोर्ट करना है. लेकिन वो सपोर्ट कब होगा? जब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा, अनकंडीशनल लव होगा तब.
अगर कंप्लेन्स और क्रिटिसिजम्स आती रही तो ये वीक होते जाएगा, झिजेल म्हणतो ना आपण, right? So this is about relationships, but this is what the author is saying, that this is not how we do it. अगर जो भी मुझे तुम्हारी बातें जो पसंद नहीं है, मैं उसके बारे में तुमको बरसों तक बोलती रहूंगी, तुम्हें जो मेरी पसंद नहीं है तुम मुझे उस बातों पे बरसों तक सुनाते रहोगे, और उसी में हम इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे कि ना तुम बोलना बंद करोगे और ना मैं सुनना और जो है उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि उसी में स्थिरता है। At a certain point, you begin to realize that you are not only dealing with your own judge, you are also dealing with your partner's judge and your partner's standards that his or judge is supporting. So एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि खुद का तो जज झेलना है, पार्टनर का भी झेलना है, दोनों को एक दूसरे के बारे में जो कहना है उसको भी झेलना है, अपना भी एक स्टैंडर्ड है उसको वो भी मीट करना है, और दूसरे का जो स्टैंडर्ड है उसको भी मीट करना है। As you become aware of this, you are faced with just how constrained you are by these intangible forces operating in the relationship. Intimate relationship is not a two-way connection, but a four-way connection in which each person is dealing with another person and two judges. दो जन का संबंध नहीं है, चार जनों का संबंध बनता है, तुम दोनों और तुम्हारे दो जजेस, ऐसे चार जन का संबंध बनता है यहाँ पे। Imagine what freedom and ease there might be if you were only dealing with your partner. अगर तुम्हारा जज और उसका जज दोनों को उड़ा दिया जाए तो फिर सिर्फ पार्टनर के साथ डील करना है तो मक्खन आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर पाओगे। या in fact, most conflicts and difficulties in relationship would disappear if the judgments ceased. अगर एक दूसरे को जज करना हम बंद कर दें तो सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। As it happens though, most people would be terrified to let go of their standards and beliefs about how things need to be in a relationship. लेकिन वो पहले से ही एक आइडिया बना के रखी है ना दिमाग में कि कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर उस हिसाब से नहीं चले तो तुम बेचैन हो जाओगे, डर जाओगे। टेरिफाइड वर्ड यूज किया है यहाँ पे। They tend to believe that these standards determine security and satisfaction. अगर कोई स्टैंडर्ड है तो ही सिक्योरिटी है, तो ही सेटिस्फैक्शन है। अगर तुम 10 रुपए ही कमाते रहे तो पार्टनर से तुम्हारे कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब दे विल बी अनहैप्पी विथ इट, कहीं ना कहीं टोकते रहेंगे, यार कुछ करो, इतना काफी नहीं है, कुछ करो, राइट? So they tend to believe that these standards determine security and satisfaction. This is the judge's approach. Make sure the relationship is measured against the rules or at least those hard-won principles learned from past experience. मैं जो सही समझती हूँ उसमें आपको खरा उतरना है, अगर आप नहीं उतरोगे तो नहीं चलेगा। Okay, so this is the judge's approach. Rather than provide fixed standards for future behavior, experience when integrated serves to develop your inherent capacities to be yourself and relate from that truth. तुम्हें फैन चलता है, मुझे नहीं चलता, तुम्हें एसी चलता है, मुझे नहीं चलता, तुम्हें घूमना पसंद है, मुझे घर रहना पसंद है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट भैया, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे के साथ आए हो, तो अगर बैलेंस करने के लिए एक दूसरे के साथ आए हो तो बैलेंस करो ना, कंप्लेन क्यों करते हो, क्रिटिसाइज और एक दूसरे को बदलने की कोशिश क्यों करते हो? ये संडे घर बैठते हैं, अगले संडे घूमने जाएंगे, समझौता क्यों नहीं करते? वो जैसा है वैसा उसको रहने क्यों नहीं देते? तुम्हें नाश्ता पसंद है, मुझे नहीं पसंद, यार तुम ऐसे बैठ के नाश्ता करो, लेकिन मैं कंप्लेन करूंगी, मैं मेरे साथ नाश्ता करने तुम बैठते ही नहीं, तुम मेरे साथ क्यों नाश्ता नहीं करते, तुम मेरे साथ। आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल एवरीडे एग्जांपल्स देना चाहती हूँ मैं कि हाउ वी कीप एट ईच अदर्स केस
उसको नहीं पसंद है, जाने दो। उसको चावल नहीं खाने हैं यार, नहीं खाने हैं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? उसको लोगों से बातें करना पसंद है, करने दो। या तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो तुमको पसंद है, तुम्हारे फ्रेंड्स आए, तुम एंजॉय करो, उसको बैठे रहने दो अंदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? लेकिन नहीं, लोग आते हैं, बाहर आना चाहिए, सोशल होना चाहिए, थोड़ी तो भी बातें करनी चाहिए, कुछ भी करो, टोकेंगे तो जरूरी, ये हमारा अंदर के जज का ये जो काम है वो चलते ही रहने वाला है। दिस is the judge's approach. Make sure the relationship is measured against the rules, or at least those hard-won principles learned from past experience, rather than provide fixed standards for future behavior. Experience, when integrated, serves to develop your inherent capacities to be yourself and relate from that truth. How can you judge? How can your judge know how things should be? ये अंदर के जज को कैसे पता कि कैसा होना चाहिए? ओके, पहला सवाल, इज अ रिलेशनशिप रियल एंड वाइटल बिकॉज इट मीट्स योर स्टैंडर्ड्स, और बिकॉज ऑफ द अनफोल्डिंग मिस्ट्री दैट कनेक्ट्स यू एंड योर पार्टनर? अरे वाह, मेरा पार्टनर मेरे से कितना अलग है, जरा देखो तो, ऐसा मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, जो अनुभव मैं देख रही हूँ, इसकी खुशी हमें कभी नहीं होती, हमें इसका दुख होता है हमेशा। यही वो बोल रहे हैं कि हाउ कैन योर जज नो दैट थिंग्स, हाउ थिंग्स शुड बी, कैसे चीजें होनी चाहिए, अंदर के जज को कैसा पता? और क्या कोई संबंध तभी सच्चा है जब वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को के साथ मैच करता है, या कि कोई एक अद्भुत चीज घट रही है जो तुमने ना कभी अनुभव की है, ना तुमने जिंदगी में कहीं देखा है, ऐसा चीज तुम्हें तुम्हारे पार्टनर में देखने को मिल रहा है, इसकी खुशी, या तुम्हारे स्टैंडर्ड में वो नहीं बैठते इसका दुख, कौन सा है? True peace and satisfaction only comes from knowing, being, and relating with your true nature. Following the judge's standards will not get you there. अगर अंदर के से पहले से ही प्री डिसाइडेड, प्री कंडीशनड स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश करोगे, कभी नहीं होने वाला। सच्ची सिक्योरिटी, सच्ची सुख शांति तब मिलेगी जब उसको अपनी तरह उभरने दो, खिलने दो, तुम अपनी तरह खिलते रहो। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, एक काला है एक गोरा है, पर दोनों सही है, कैसा भी होने दो, एक हरा है एक पता नहीं लाल है, कैसा भी होने दो, लेकिन अपना अपना कोई अपना अपना खुद का कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसको खिलने दो, उसको खिलते हुए खुश रहो, खुश रहो, आनंद होना चाहिए कि ये खिल रहा है। You believe that your judge is needed to keep you safe in relationships. The more vulnerable you are, the more you think you need it to protect you. The opposite is true. The more two people are willing to be vulnerable in themselves and with each other, the less they will need their judges for protection. हमको ऐसे लगता है कि जज हमें सुरक्षित रखने के लिए इस जज की जरूरत है, और वो जज को लगता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये कुछ ऐसा कर बैठेगी या कर बैठेगा कि जिससे दुख होगा, दुख से तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन वो दुख से बचाने की कोशिश में तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें अटैक कर रहा है, तुम्हें वुंड कर रहा है, ये वो जज के ध्यान में नहीं आता। तो एक्चुअली सच बात ये है कि जो हूं मैं, जैसी हूं वो मैं अगर रहती हूँ और खुले आम रहती हूँ, तुम्हारे पार्टनर के सामने जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, और वो जैसा है वैसा वो रहता है, अगर ये रहता है तो हम एक दूसरे को वल्नरेबल, यानी हम एक दूसरे को खुला छोड़ते हैं, कोई डर नहीं है कि मुझ पर अटैक करेगा। अगर मैंने, ये मेरी आदतें है, ये तुम्हारी आदतें है, तुम्हारी आदतों को मैं नहीं अटैक करूंगी, मेरी आदतों को तुम नहीं अटैक करोगे, यानी हम दोनों को एक दूसरे के लिए, हमारे मन में एक दूसरे को लेकर कोई डर नहीं है।
ये सिद्ध होता है सच या नहीं? इज दैट राइट? सही बात है ना? खुद को हम ओपन करते हैं, खुद के सामने भी खुद को ओपन रखते हैं और हमारे पार्टनर के सामने भी खुद को ओपन रखते हैं, ये जानते हुए कि मेरी दुखती नस मैंने अगर खोल दी, मेरा पार्टनर उस पर कभी नहीं हाथ लगाएगा। या और आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन with my partner. You know, I have been very vulnerable and he has never pushed my buttons. Especially वो बहुत ज्यादा दुखती हुई नस होती है ना, हमारे सबकी हिस्ट्री होती है। अगर हिस्ट्री तुम बता दो और तो फिर उस बात को लेकर तुम्हें कभी सुनाया जाए तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि बस जमीन खुल जाए और मैं उसमें चली समा जाओ, राइट? बिकॉज जो तुम्हारी हिस्ट्री को लेकर अगर कोई तुम्हें बातें सुनाता है तो तुम्हारा फिर वो रिलेशनशिप में एक दूसरे पे कोई सुरक्षा नहीं है, फिर तुम सुरक्षित नहीं हो। फिर तुम्हारा जज बोलेगा नहीं नहीं सबको सब कुछ नहीं बताना। यहाँ पे उल्टा है यार, तुम सबको सब कुछ बता देती हो। yeah, because you are open, you don't think, I don't believe that people are there to hurt me or press my buttons. And if my button does get pressed, अगर दब भी जाता है कोई बटन, ट्रिगर भी जो कुछ हो जाता है, तो मैं किसने किया क्यों किया ये नहीं देखने जाती। अरे वाह, मेरे अंदर ये बटन था, मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू, अब तुमने ध्यान में लाया है, अब इस बटन को मैं निकालूंगी। Yeah, you reach that point of awareness. Hello. Yeah, just 2 minutes, right? So this is how that, oh my God, what is this? So the opposite is true. The more two people are willing to be vulnerable in themselves and with each other, the less they will need their judges for protection. इस तरह का open relationship रहेगा तो किसी judge की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. In fact, the health and viability of a relationship is ultimately related to the capacity for sharing vulnerability. मैं अगर तुम्हारे सामने नग्न खड़ी रह सकती हूँ बिना शर्माए, बिना मुंह छुपाए, इससे बड़ा भरोसा दिखाने का कोई तरीका हो सकता है? If I can keep myself, open myself up naked in front of you, all right, knowing that you will never do anything that will hurt me in any way, what more, इससे ज्यादा भरोसा क्या हो सकता है? Yeah, so in fact the health and viability is whenever one person in a relationship is unwilling, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया लेकिन तुम कुछ दिखाना नहीं चाहते, तुम शेयर नहीं करना चाहते, तुम बताना नहीं चाहते, if is unwilling or unable to contact his or her vulnerability in the interaction, there is a simultaneous movement into judgment, self attack, attack of the other or both. अगर छुपा छुपी का खेल अगर चलता है तो खुद के जज से भी अटैक है, सामने वाले के जज से भी अटैक है, दोनों की तरफ से भी अटैक है। दिस इज द चिकन और द एग सिचुएशन, पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी, ये वो सिचुएशन यहाँ पे बनती है। डू यू रिसोर्ट टू जजमेंट फॉर प्रोटेक्शन बिकॉज यू डोंट फील सेफ, और आर यू नॉट फीलिंग सेफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जजमेंट? तुम जानते हो कि तुमने अगर ये बात बता दी तो सामने वाला तुमको जज कर देगा, इसलिए तुम बताते नहीं हो, खुले नहीं होते हो। क्या बात ये है या ऐसा है कि पहले से ही तुम जजमेंट बना लेते हो, यानी पहले से ही कवच लगा लिया ताकि सामने वाला अटैक नहीं कर पाए? या दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन इन डीलिंग विद द जज. We will explore it extensively as we go along. तो ये जो जज है ना, इस बात पे ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक सवाल है जब हम जज के साथ डील करते हैं। क्या पहले से ही मैंने बहुत सारे महाद्वार लगा दिए हैं, बहुत सारे कवर्स चढ़ा दिए हैं, बहुत सारे लेयर्स बना, प्रोटेक्टिव लेयर्स मैंने खड़े कर दिए हैं ताकि मैं सुरक्षित रहूं?
या तो मैं खुद को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अगर दिखाऊंगी तो मुझे जज किया जाएगा, कौन सा है ये दो में से। तो इसके बारे में कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बुक ये बात होती रहने वाली है, लेकिन आज हम इस पॉइंट पे रुकते हैं। कल दसरा की छुट्टी है, परसों मिलेंगे। लेकिन यस, इज इट इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स? इज इट मेकिंग सेंस? यस या इतने इतने डीप में सोचा नहीं था ना कभी। यस सुहास, Yes. it is taking us into the invisible subtle dynamics of a relationship. इसका भी होने दो, माँ बेटी या पति पत्नी, Husband, wife. husband wife, anything. It's taking us into the subtle relationships, the dynamics that play, unconscious dynamics. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. Yes, वैशाली बोल बोल. हा, काही नाही. आता तू जो पॉइंट शेवटी बोलली ना, शिल्ड, हो हा, तर तो म्हणजे एकदम असा क्लिक झाला माझा मला. बिलकुल. यू नो मेनी ऑफ द थिंग्स. येस येस आणि लहानपणापासून मी अशीच आहे की मी म्हणलं ना की बहिणीने भावाने खूप ओरडा खाल्लाय, मला कधीच आठवत नाही आई बाबा रागवले तर. बरोबर आहे. आणि मी Always असं की असं आपल्याकडनं झालंच नाही पाहिजे. म्हणजे हो. हा आतला जज सारखा रोकत होता जे काय करायचं त्याला. बरोबर आहे. आणि पण त्यामुळे ते असं रिलेट झालं. हा, सो आपल्याला असं वाटतं त्या राजासारखं आहे ज्याला इतकी भीती होती की मला कोणतरी मारेल, म्हणून त्यांनी पहिला द्वार, दुसरा द्वार, तिसरा द्वार असे लेयर्स अँड लेयर्स त्यांनी बांधून घेतले. पण शेवटी त्याचं लक्ष आलं की बाहेरून आत कोणी नाही येऊ शकत. ममता, यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? या कि बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता है, लेकिन इसका मतलब मैं भी बाहर नहीं जा सकता. अपने ही द्वारों का मैं बंदिस्त बन गया. Yeah, I have become the victim of my own play. Yeah, मग शेवटी एकटं वाटतं. हा. थोडी मस्ती केली असती, थोडा ओरडा खाल्ला असता, थोडं मन जे वाटतं ते केलं असतं, स्पॉन्टॅनिटी जर ठेवली असती तर जास्त बरं झालं असतं, राईट? स्पॉन्टॅनिटी होती, पण काही काही गोष्टींमध्ये अगदीच म्हणजे तू असं आता म्हणाली असं की एकदम बंद. हो, आय अंडरस्टँड. काही काही गोष्टींमध्ये स्वतःला आपण बिलकुल क्लोज ठेवतो. बट यु नो व्हॉट, जागोत ती सवय अजून आहे. ही सवय अजून आहे. मी आता तेच बोलणार होते की यु नो व्हॉट, जागो तब सवेरा. या, स्लोली, जेंटली, बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, लविंगली, बहुत करुणा से धीरे धीरे खुद को खोल दो. Remove those barriers, you know, that is the only way to live. Otherwise जिएंगे, जिंदा रहेंगे पर जिएंगे नहीं, लाइफ नहीं एंजॉय कर पाएंगे. या, लुक एट पद्मजा. जो मन करे करती है, इसको फेसबुक पे देख लो तुम लोग, सब पता चल जाएगा. रियल फ्रीडम. हु केयर्स कौन क्या बोलता है, बिंदास. खुद से आणि तो मगाचा पण एक पॉइंट की अटॅचमेंट आणि लव, म्हणजे पण डिटॅच असो तर प्रेम करता येईल का आपल्याला, म्हणजे आय कांट से. इमॅजिन पण नाही होते वैशाली. म्हणजे आय कांट से. ऑल अवर आपल्या सगळ्या वेद उपनिषदांनी, आपल्या सगळ्या मास्टर्सनी, जगाभरच्या एवढ्या गुरुजनांनी हे सांगितलं आहे की लव विदाउट अटॅचमेंट इज द ओनली ट्रुथ. पण ते सत्य आपल्याला इमॅजिन पण होत नाही. फॉरगेट अबाउट लिव्हिंग दॅट वे, वी कांट इवन इमॅजिन इट. म्हणजे आपण सत्यापासून किती लांब आहोत. We are so much addicted to possess everything, even relationship, even our concepts, even principles, values, so called whatever we have learned, unlearned, whatever we are. We Yes. possess ourselves so badly that we don't allow ourselves also to blossom. करेक्ट, व्हेरी ट्रू. आमचं Very true. स्वतःवर एवढं मोठं पोझेशन आणि दडपण असतं की स्वतःच दडपण स्वतःला एवढा मोठा असतो की वी कांट ओव्हरकम इट. येस, व्हेरी ट्रू. बिलकुल सही कहा. ourselves make a prison for us and then Ourselves. going out of it. सच बात है. ट्रू ट्रू. बट अगेन
जब रियलाइजेशन आता है तब ट्राई करो. जब Yes. रियलाइजेशन, जब ये सीखा कि there can be love without attachment, start Correct. practicing literally, and you can do it because I I- have done it. Past 2 years, Yes, consciously with my son. consciously, बिल्कुल. कॉन्शियसली विथ माय सन. जब Yeah. भी इरिटेट होता है उसके बिहेवियर से, मैं सोचती हूँ कि पद्मजा ये क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए, उसका इरिटेशन है. Correct. तुमने डिजाइन बना के रखा है कि बेटा है तो ऐसा होना चाहिए, बट Correct. वो एक इंसान है, वो अपने हिसाब से जिएगा. बिल्कुल. एंड लेट हिम लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स और व्हाटएवर. डोंट ट्राई टू Yeah. लेट योर नो, एंड व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस. Okay. So what Padmaja is saying is, मैंने मेरे अंदर के जज को चुप किया है. उसके जज को भी, खुद पर भी मेरा जो जज मेरे को तकलीफ देने लगा था, मैंने बोला ठीक है, बट ये करके मुझे अच्छा लग रहा है, लेट मी डू इट. Correct. बहुत विवेकपूर्ण बिहेवियर करती हूँ, अविवेकी ऐसा कुछ नहीं करती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. परंतु विवेक अपनी जगह और वो जज को मुझ पर हावी नहीं होने देती हूँ. बिल्कुल 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 सही बात है. वेरी नाइस. यस. हम अपनी ही आवाज के लिए बहरे हो जाते हैं. सही. व्हेरी नाइस. खरंय, अगदी खरंय, अगदी खरंय. आपला thought आपल्याला ऐकू येत नाही, खरंच येत नाही. वेल सेड, वेल सेड. तो दशहरा है कल और यही रावण को जलाएंगे. हाँ? अपने जज को. Yes, Suhas, that will be a better one, right? आणि त्याचबरोबर रावणाच्या ज्या क्वालिटीज होत्या त्या पण रिमेंबर करायला हव्यात. हं. त्याच नुसता आहेत रावण सगळ्या. नाही टाळायचा. त्याच आहेत वर्षिप सगळ्या. qualities. तो यही सेलिब्रेट करेंगे कल हम. ऑलराइट. और परसों मिलेंगे. रुकते Okay. हैं. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you. Happiness. Thank you. Happy Dashera to all. Yes, happy